नमस्कार मेरे विद्यार्थियों, ये लेक्चर नंबर 3 एल्कोहल फिनोल ईथर के लिए है। लेक्चर नंबर 3 में हम पढ़ेंगे जहाँ तक हमने बताया था। पहले लास्ट वाली वीडियो में क्या बताया था आप देख लीजिए। लास्ट वाली वीडियो में बताया था अपने सी और बॉन्ड का विघटन, ये इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन थी, और एच बॉन्ड का विघटन ये किस प्रकार से रिएक्शन थी, ये न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन थी। ध्यान रखना है, ये लास्ट वाली वीडियो में बताया था किस प्रकार से ये रिएक्शन करते हैं, खास करके आपको ध्यान रखना है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए बता देते हैं किस प्रकार से बॉन्ड का आपके अब नेक्स्ट टॉपिक जो चल रहा है वो है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण। कौन सा टॉपिक है? ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण कैसे किस प्रकार से होगा देखिए। ध्यान रखना, सामान्यतः क्या होता है, एल्डिहाइड जो अल्कोहल होता है वो एल्डिहाइड में चेंज होता है ऑक्सीकरण के थ्रू। ध्यान रखना, या तो एल्डिहाइड या कीटोन बनाएंगे, किस प्रकार से चेंज होंगे जो देख लीजिए। देखिए ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीकरण वाले टॉपिक स्टार्ट हो गया है। यहाँ देखिए जैसे ये है ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है, इस प्रकार से बॉन्ड बने हुए हैं। तो इसमें क्या होता है, ये दोनों बॉन्ड क्लीवेज होते हैं, दोनों बॉन्ड टूटते हैं। ध्यान रखना, खास करके क्या होता है इनमें दोनों बॉन्ड टूटते हैं। पहले क्या पढ़ा था, पहले पढ़ा था ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड टूटता है जिससे न्यूक्लियोफाइलिक अटैक होता है इसमें, और ये सी और ओ बॉन्ड टूटता है जिससे इलेक्ट्रोफिलिक अटैक होता है। ध्यान रखना, ये इलेक्ट्रोफिलिक होता है, इलेक्ट्रोफिलिक। ध्यान रखना। अब यहाँ पर क्या होता है, दोनों बॉन्ड टूटेंगे। ध्यान रखना क्या होता है, यहाँ पर दोनों बॉन्ड टूटते हैं और फिर किसका फॉर्मेशन होता है, फिर सी डबल बॉन्ड ओ का फॉर्मेशन होता है। यानी कि एल्डिहाइड भी बन सकता है और आपके कीटोन भी प्राप्त हो सकता है। ध्यान रखना, एल्डिहाइड और कीटोन दोनों प्राप्त हो सकते हैं, खास करके आपको ये ध्यान रखना है ऑक्सीडेशन के थ्रू। अब आगे यही पढ़ते हैं अपन। अब ऑक्सीडेशन किसकी प्रेजेंस में हो सकता है, ध्यान रखना, ऑक्सीडेशन क्रोमिक एनहाइड्राइड की प्रेजेंस में हो सकता है, CrO3 K2Cr2O7 एसिड के प्रेजेंस में हो सकता है, KMnO4 की प्रेजेंस में हो सकता है, और नाइट्रिक एसिड जो होता है SNO3 की प्रेजेंस में हो सकता है। खास करके ध्यान रखना है आपको। अब वन बाय वन इसके बारे में स्टडी कर लेते हैं। देखिए यहाँ खास ध्यान रखना है, कार्बन ऑक्सीजन और ऑक्सीजन हाइड्रोजन दोनों बॉन्ड क्लीवेज होगा और एल्डिहाइड का निर्माण होगा, और इन अभिकर्मों की उपस्थिति में रिएक्शन होती है और क्या बनता है, एल्कोहल से एल्डिहाइड बनता है। खास करके आपको ध्यान रखना है, एल्कोहल से एल्डिहाइड बनता है, ये आपको ध्यान रखना है। ऑक्सीकरण होगा तो एल्कोहल किसमें टूटेगा, एल्कोहल एल्डिहाइड में टूटेगा। जा करके देखिए किस प्रकार से रिएक्शन होगी। ये देखिए आपके सामने रिएक्शन लिखी है मैंने, RCH2OH क्रोमिक एनहाइड्राइड की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी CrO3 की प्रेजेंस में, तो क्या बनेगा आपके पास RCH। खास करके ध्यान रखना है, इसमें कम करना है। ऑक्सीडेशन में जानते हो आप, ऑक्सीडेशन में क्या होता है, हाइड्रोजन की कमी होती है। देख लीजिए यहाँ पर हाइड्रोजन की कमी हो गई, 2 हाइड्रोजन निकल गए हैं। खास करके ध्यान रखना है, ये इस प्रकार से रिएक्शन होती है। उस जो तृतीयक एल्कोहल लोगे आप, द्वितीयक एल्कोहल लोगे, तृतीयक एल्कोहल लोगे, उसमें क्या बनेगा, उसमें आपके एसिटिक अम्ल बनने का संभावना होती है। इस प्रकार से एसिटिक अम्ल और ये क्या कहते हैं एल्कोहल, और इस प्रकार से इनका निर्माण होता है। खास करके ध्यान रखना है। एथेनॉल लेते हैं, एथेनॉल की अभिक्रिया इसके साथ करेंगे तो क्या बनेगा, पहले क्या बनेगा, एथेनॉल। एथेनॉल लेकर के बता देता हूँ, देख लीजिए यहाँ पर CH3CHH और OH एथेनॉल ले लिया है। एथेनॉल की K2Cr2O7 के साथ रिएक्शन होगी, क्या बनेगा, K2Cr2O7 होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा, CH3CHO बनेगा। ध्यान रखना, ये देख लीजिए CH3CHO क्या बना आपके सामने, ये देख लीजिए कैसे क्या बना, CH3CHO बना और 2 हाइड्रोजन आउट हो गए। आप लोग जानते हो कैसे क्या आउट होता है, हाइड्रोजन का निकलना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। ध्यान रखना, हाइड्रोजन का निकलना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। खास करके आपको ध्यान रखना, ये एथेनॉल बना है और एथेनॉल का फिर पुनः ऑक्सीडेशन होता है। इसका पुनः ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बनेगा, आपके पास अभी बोला था मैंने कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण होता है। ये देख लीजिए यहाँ पर कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण हुआ, एसिटिक एसिड का निर्माण होता है। खास करके देख लीजिए इस प्रकार से ये रिएक्शन है। आप लोगों को इस रिएक्शन को ध्यान रखना है किस प्रकार से होता है, एसिडिक मीडियम में होता है, अम्लीय माध्यम में रिएक्शन होती है। और ये अल्कोहल लिया है, कौन सा, एथेनॉल लिया है, एथेनॉल से एसिटाल्डिहाइड का निर्माण हुआ है, उससे फिर आपके ऑक्सीडेशन के थ्रू किसका निर्माण हुआ है, कार्बोक्सिलिक एसिड का निर्माण हुआ है। इसी प्रकार से द्वितीयक एल्कोहल अगर आप लेते हो, द्वितीयक एल्कोहल का आप K2Cr2O7 के साथ रिएक्शन कराते हो, क्या बनेगा, आपके कीटोन प्राप्त होता है। देखिए कीटोन कैसे बनेगा, द्वितीयक एल्कोहल लेकर के बता देता हूँ। ये देखिए आपके द्वितीयक एल्कोहल लिया है, द्वितीयक एल्कोहल को ऐसे शो करते हैं
ध्यान है आप लोगों को यहाँ शो करके बता रहा हूँ। और यही आप कंडीशन रखोगे, यानी कि K2Cr2O7 वाली कंडीशन रखोगे। यहाँ रखिए K2Cr2O7 वाली कंडीशन, और फिर आपके पास क्या बनता है आप लोगों को पता है, इसमें क्या बनता है, कीटोन बनता है। ध्यान रखना सेकेंडरी अल्कोहल से क्या बनेगा, कीटोन का फॉर्मेशन होता है, खास करके ध्यान रखना। और 1 डिग्री अल्कोहल से क्या बनता है, 1 डिग्री अल्कोहल से आपके एल्डिहाइड बनता है, खास करके ध्यान रखना 1 डिग्री अल्कोहल से एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। और यहाँ पर आपके क्या बनाएंगे, ये R लगाया, एल्किल ग्रुप लगाया और C डबल बॉन्ड O लगाया। क्यों लगाया, देख लीजिए ये दो हाइड्रोजन आउट कर दोगे इस प्रकार से, बचा क्या R C डबल बॉन्ड O, मतलब दो एल्किल समूह और फिर कीटोन का C डबल बॉन्ड O ग्रुप, यानी कि ये कीटोन का फॉर्मेशन होता है। यानी कि आपको पता चल गया है सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन का फॉर्मेशन होता है, और जो प्राथमिक अल्कोहल है 1 डिग्री अल्कोहल है उससे किसका निर्माण होगा, उससे आपके एल्डिहाइड का निर्माण होगा। 1 डिग्री से एल्डिहाइड का निर्माण होगा। और इसी प्रकार से अगर 3 डिग्री आए तो क्या होगा, 3 डिग्री से ध्यान रखना, खास करके 3 डिग्री से क्या होता है, एल्कीन का निर्माण होता है। 3 डिग्री से क्या बनेगा, यहाँ लिख देता हूं मैं, 3 डिग्री से एल्कीन का फॉर्मेशन होता है, खास ध्यान रखना है। 3 डिग्री कौन होगा, एल्कोहल होगा, ध्यान रखना 3 डिग्री से एल्कीन का निर्माण होता है। ये पहले भी बता चुके हैं। इसे विहाइड्रोजीनीकरण कहा जाता है, डिहाइड्रोजीनेशन कहा जाता है, जिसमें क्या होता है, कॉपर की प्रेजेंस में होती है रिएक्शन। देख लीजिए आप लोगों को बता देता हूं, कॉपर की प्रेजेंस में होगी रिएक्शन, कॉपर की प्रेजेंस में 573 केल्विन ताप पर रिएक्शन होगी तो क्या होता है, पहले बता चुका हूं, वैसे आप देख लीजिए यहाँ पर इस प्रकार से बन जाएगा C डबल बॉन्ड CH2 और ये बना आपके CH3, इस प्रकार से बनेगा, फॉर्मेशन होगा, क्योंकि यहाँ CH3 एक और आ जाएगा, OH आएगा और एक H H2O के साथ बाहर निकल जाएगा, और यहाँ डबल बॉन्ड किसी की ये भी CH3 के साथ एक H आउट करके आप C डबल बॉन्ड CH2 लगा सकते हो। इस प्रकार से डिहाइड्रोजनेशन के थ्रू इनका निर्माण होता है, खास करके आपको ये ध्यान रखना है। यहाँ पर ये समाप्त होता है एल्कोहल के बारे में। एल्कोहल की रिएक्शन थी, लास्ट ऑक्सीडेशन रिएक्शन थी। अब चलते हैं अपन फिनोल। फिनोल की रासायनिक अभिक्रिया, फिनोल किस प्रकार से क्रिया करेगा, खास करके आपको ध्यान रखना है। ध्यान रखना ये जो डिहाइड्रोजनेशन है वो कॉपर की चूर्ण की उपस्थिति में होती है, कॉपर पाउडर की उपस्थिति में होती है। ध्यान रखना 573 केल्विन ताप पर होती है, डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन होती है, ध्यान रखना, खास करके इंपॉर्टेंट होता है ये। अब आप चलते हैं फिनोल की रिएक्शन, फिनोल की अम्लता, फिनोल की एसिडिटी प्रॉपर्टीज के बारे में बता देंगे आपको इसी के साथ। फिनोल की जो एसिडिटी प्रॉपर्टी होती है, अम्लीयता का गुण होता है, वो किस प्रकार से होता है तो देखिए किस प्रकार से होगा। ये फिनोल है आपके पास, ये भी अम्लीय का गुण दर्शाएगा। ध्यान रखना एल्कोहल से अधिक अम्लीय होता है फिनोल, ध्यान रखना एल्कोहल से अधिक अम्लीय कौन होता है, फिनोल होता है। क्यों होता है तो अभी देख लीजिए, अभी बता देंगे आपको। इसके Na के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये Na यहाँ बैठेगा जाकर के, और क्या बना जाएगा, सोडियम फिनॉक्साइड। क्या बना देगा, सोडियम फिनॉक्साइड, इसे कहते हैं सोडियम फिनॉक्साइड, खास करके ध्यान रखना। और इसके ऊपर चार्ज लगा देते तो और अच्छी बात है, सोडियम फिनॉक्साइड कहा जाता है इसे, ध्यान रखना सोडियम फिनॉक्साइड का निर्माण होता है, खास करके इस प्रकार से। इससे पता चलता है कि ये क्या है, अम्लीय गुण दर्शाता है। देखिए इसकी अम्लीयता जो होती है वो अल्कोहल से अधिक होती है, ध्यान रखना किससे अधिक होगी, फिनोल की अम्लीयता अल्कोहल से अधिक होती है। ध्यान रखना फिनोल की अम्लीयता जो होती है, एसिडिटी जो प्रॉपर्टीज होती है वो अल्कोहल से अधिक होती है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है, देखिए यहाँ पर जो कार्बन है वो कौन सा है, sp2 संकरित है, ध्यान रखना। और अल्कोहल में जो कार्बन होता है ये देख लीजिए यहाँ पर होता है, ये इस प्रकार से ये जो कार्बन जुड़ा हुआ जो है वो sp3 होता है। आपको ध्यान है कि sp3 sp2 और sp में से कौन ज्यादा अम्लीय होता है, ध्यान है आप लोगों को, sp3 कम अम्लीय होता है, sp2 अधिक अम्लीय होता है, और sp उससे ज्यादा अम्लीय होता है। ध्यान रखना डबल बॉन्ड आने के कारण क्या होता है, यहाँ पर इनकी अम्लीयता का गुण बढ़ जाता है, इसलिए फिनोल क्या होता है, ज्यादा अम्लीय होता है, किसकी अपेक्षा, अल्कोहल की अपेक्षा। इससे आपको पता चल गया है फिनोल अधिक अम्लीय है, ध्यान रखना। उसके बाद जल है और उसके बाद अल्कोहल है, ध्यान रखना, ये इस प्रकार से क्रम रहता है। आप बता सकते हो पहले वाले टॉपिक में बताया अल्कोहल से अधिक अम्लीय कौन होता है, जल होता है, और फिनोल जो होता है वो इससे भी अधिक अम्लीय होता है। देखिए फिनोल की जो अम्लीय प्रवृत्ति होती है वो किस प्रकार से बढ़ेगी और किस प्रकार से घटेगी, खास करके आपको ये भी ध्यान रखना है। देखिए फिनोल कैसे क्या होता है, जो अम्लीय गुण बढ़ेगा कैसे और घटेगा कैसे, जो ध्यान रखना कैसे कौन से ग्रुप जुड़ने से इनका अम्लीय गुण बढ़ेगा और इनका अम्लीय गुण घटेगा। देखिए फिनोल के पास, अगर आपके पास फिनोल है, इस प्रकार से फिनोल है आपके पास, अगर इस पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ये है CH3 इलेक्ट्रॉन दाता समूह, अगर इलेक्ट्रॉन दाता समूह आकर के जुड़ जाता है तो अम्लीयता कम होगी। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप
इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जो होता है कौन सा होता है, NO2 होता है। अगर ये आकर के जुड़ जाता है तो इसकी अम्लीयता अधिक होगी, खास करके आपको ध्यान रखना है इस प्रकार से। अगर इनमें अम्लीयता की बात की जाए तो ये CH3 अगर इधर जुड़ा हुआ है आपके पास, ये CH3 अगर पैरा पर जुड़ा हुआ है और इस प्रकार से लगाया गया है, अगर ये पैरा पर जुड़ा हुआ है तो ध्यान रखना पैरा का जो अम्लीय गुण होगा वो अधिक होगा, इसका थोड़ा कम होगा, खास करके ध्यान रखना। अब ये जैसे मान लीजिए इनके साथ NO2 और अधिक मात्रा में जुड़ते जाए तो वो ज्यादा अम्लीय होंगे, ध्यान रखना। NO2 ज्यादा जुड़ते जाए वो अधिक अम्लीय होंगे। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होता है, EWG से लिखा जाता है, इनको ध्यान रखना, इन्हें शॉर्ट में EWG से लिखा जाता है। जबकि ये जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, EDG से लिखा जाता है, खास करके ध्यान रखना। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप यानी कि इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह होते हैं। ये जो होते हैं डोनेटिंग यानी कि दाता समूह होते हैं, आप लिख सकते हो इन्हें दाता समूह होने के कारण ऐसा होता है। कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप CH3 ये होते हैं। अब देखिए इनमें NO2 के स्थान पर CHO की आ सकता है, अगर CHO आ जाता है तो भी अधिक अम्लीय हो जाता है, ध्यान रखना। ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में अंतर्गत आते हैं, खास करके ध्यान रखना। कार्बोक्सिलिक में भी इसी प्रकार से होगा, कार्बोक्सिलिक जुड़ने पर वो अधिक अम्लीय हो जाता है, ध्यान रखना। फिनोल से अधिक अम्लीय जो होगा वो कार्बोक्सिलिक होगा, ये खास करके आपको ध्यान रखना। अब इस प्रकार से देख लीजिए यहाँ पर ये ग्रुप जुड़ने की वजह से इस प्रकार से होता है। देखिए इनके क्रम के आधार पर मैं कुछ बता देता हूँ कौन ज्यादा अम्लीय होगा और कौन ज्यादा अम्लीय नहीं होगा, यानी कि अम्लीयता का गुण किसका अधिक होगा किसका कम होगा, जो दोनों ग्रुप जोड़ करके मैं आपको बता देता हूँ। देख लीजिए इधर किस प्रकार से अम्लीयता का गुण इनका बढ़ेगा और घटेगा, खास करके आपको ध्यान रखना है। देखिए अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ लिख देता हूँ, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर आपके पास जुड़े हुए हैं, देखिए यहां बना देता हूं कुर्सी से मैं थोड़ा सा, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का उदाहरण लेकर के बता रहा हूं मैं आप लोगों को। CH3 को अलग अलग जगह पर लाकर के बता रहा हूं मैं आपको कि किस प्रकार से कौन सा अम्लीय ज्यादा होगा और कौन सा अम्लीय कम होगा। खासकर से ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, कौन से ज्यादा अम्लीय होंगे और कौन से कम अम्लीय होंगे, तो खास करके आपको ध्यान रखना है। इसमें ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप भी ला करके बता देता हूँ ताकि आप लोगों को ध्यान रखिएगा। सिंपल से ट्रिक्स के द्वारा भी मैं आप लोगों को बता दूंगा कौन सा ज्यादा अम्लीय होगा और कौन सा कम अम्लीय होगा, खास करके आपको ध्यान रखना है किस प्रकार से। देखो ये अम्लीय और ज्यादा अम्लीय और कम अम्लीय का इनकी प्रॉपर्टीज होती है। देखिए एक तरफ नाइट्रोफिनॉल है और एक तरफ मेथिल फिनॉल है, देख लीजिए यहाँ पर ये तीनों ग्रुप बनाए हुए हैं, खास करके ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है और ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। ध्यान रखना इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप यानी कि इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह, इलेक्ट्रॉन दाता समूह दोनों है, खास करके आपको ये ध्यान रखना है किस प्रकार से होगा। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप वाले में बता देता हूँ, EWG वाले में बता देता हूँ कौन ज्यादा अम्लीय होगा, खास करके आपको इसको ध्यान रखना। इसमें सबसे ज्यादा अम्लीय जो होगा वो पैरा होगा, सबसे ज्यादा अम्लीय जो होगा वो कौन सा होगा, पैरा होगा, यानी कि पैरा सबसे पहले ध्यान रखना। फिर कौन सा होगा, फिर ऑर्थो वाला होगा, यानी कि 2 नंबर पे ऑर्थो वाला होगा, और फिर मेटा होगा, ध्यान रखना है। फिर कौन सा होगा, मेटा होगा, खास करके ध्यान रखना है। अब देखिए इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप में इस प्रकार से होता है, मैंने आपको बता दिया है। मैंने कहा था एक ट्रिक्स के द्वारा भी आप लोगों को बता दूंगा। इसमें सबसे ज्यादा अम्लीय, ध्यान रखें, कुछ नहीं करना है आपको, क्या करना है इसको उल्टा कर देना है। जो आपने लिखा है POM लिखा है उसे क्या कर देना है, आपको उल्टा कर देना है। उल्टा करने का मतलब क्या हुआ, सबसे आगे M को लेकर के आ जाइए, फिर P को लेकर के आ जाइए और फिर O को लेकर के आ जाइए। बस इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है, यानी कि सबसे ज्यादा इसमें तो आपको पता है पैरा होता है, फिर उसके बाद इसमें ऑर्थो होगा, ध्यान रखना ऑर्थो अधिक अम्लीय होगा, उसके बाद मेटा होगा, खास करके आपको ध्यान रखना है। और इसमें कौन होगा, इसमें सबसे अधिक अम्लीय होगा मेटा, अधिक अम्लीय होगा, ध्यान रखना नंबर 1 पर मेटा आएगा। और उसके बाद जो अम्लीय होगा वो कौन सा होगा, पैरा होगा, और उसके बाद जो होगा वो कौन सा होगा, ऑर्थो होगा, ध्यान रखना तीसरे नंबर पर ऑर्थो आएगा, खास करके यह ध्यान रखना है। इस प्रकार से कुछ नहीं है, आपको ये PO तो साथ में याद रखना है, ठीक है ना। और उसके बाद M आगे लगा देना है। M आगे कहाँ लगाओगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग वाले ग्रुप में, और T आगे कहाँ लगाओगे, जहां पर आपके इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। ये खास करके ध्यान रखना है, ये आपके सामने मैंने संरचना बनाई है, इनके अम्लीय गुण के बारे में पूछा जाता है, खास करके ध्यान रखना है।
अगर NO2 NO2 बढ़ेंगे तो एक NO2 वाला कम अम्लीय होगा, 2 NO2 वाला ज्यादा होगा और 3 NO2 वाला सबसे अधिक अम्लीय होगा। इसी प्रकार से CH3 में भी अगर एक CH3 और जुड़ जाएगा वो इससे कम अम्लीय होगा और 2 CH3 जुड़ जाएंगे वो और कम होगा और ज्यादा 3 CH3 जुड़ जाएंगे तो वो सबसे कम अम्लीय होगा। ध्यान रखना, इनकी अम्लीयता के बढ़ते क्रम में लिखे, इनके अम्लीयता के घटते क्रम में लिखे, इस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है। खास प्रश्न होता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, खास करके आपको इसको ध्यान रखना है। यहाँ अम्लीयता के गुण के बारे में बता दिया है मैंने आप लोगों को। अब नेक्स्ट चलते हैं किस प्रकार से इनकी रिएक्शंस होती है, देख लीजिए आप। अब चलते हैं एसिटिलीकरण। एसिटिलीकरण किस प्रकार से एसिटिलेशन होगा इनका। एसिटिलेशन है एसिटिल क्लोराइड की उपस्थिति में होता है, खास करके ध्यान रखना है। जैसे उसमें हुआ था एसिटिल क्लोराइड की उपस्थिति में क्या बना था उसमें एस्टर बना था, एल्कोहल के एसिटिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करी थी, उसमें एल्कोहल का निर्माण हुआ था, ठीक एस्टर का निर्माण हुआ था। ठीक इसी प्रकार से इसमें किसका निर्माण होगा, इसमें भी एस्टर का ही निर्माण होगा। देख लीजिए किस प्रकार से होता है, देख लीजिए यहाँ पर ये OH है, इसकी अभिक्रिया आपको किसके साथ करनी है, CH3COCl के साथ करनी है। किसके साथ करनी है, इसे एसिटिलीकरण कहा जाता है, एसिटिलेशन कहा जाता है, एसिटिलेशन कहा जाता है। ध्यान रखना, एसिटिलेशन इसे एसिटिलीकरण कहा जाता है। इसके साथ रिएक्शन करने पर क्या होगा आपके साथ, ये आपको पता है इसमें कौन सा बनेगा, एस्टर बनता है। आपको पता है किस प्रकार से एस्टर बनता है। इस H को इस Cl के साथ आउट कर दीजिए और बाकी जो बचा मार्क उसके ऊपर लिख दीजिए। ये इस प्रकार से OCOCH3 इस प्रकार से ये एस्टर का निर्माण हुआ है। ध्यान रखना, इसे कहा जाता है फेनिल एसीटेट। क्या कहा जाता है इसे, फेनिल एसीटेट कहा जाता है, फेनिल एसीटेट। इसे क्या कहा जाता है, फेनिल एसीटेट कहा जाता है। खास करके आपको इसे ध्यान रखना है, फेनिल एसीटेट कहा जाता है। ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान रखना। इसी की रिएक्शन अगर बेंजोइल क्लोराइड के साथ कर दी जाए, यहाँ पर बेंजोइल क्लोराइड ले लिया जाए, एसिटिक क्लोराइड का ही बड़ा रूप बेंजोइल क्लोराइड है, किस रूप में देखिए C6H5COCl ले लिया। देख लीजिए कोई चेंजिंग नहीं की है मैंने, थोड़ा सा चेंजिंग किया है। इसी की रिएक्शन फिनोल के साथ की जाए, इसी की रिएक्शन फिनोल के साथ की जाए तो आप देख रहे हो ये आउट हो जाएगा, ClHCl के साथ आउट हो जाएगा और क्या हो जाएगा आप देख लीजिए क्या बनेगा। आपके सामने प्रॉब्लम बना करके बता देता हूँ क्या बना, OCO6H5 बना। क्या बना, OCO6H5। ये इस प्रकार से बना है। इसे क्या कहा जाएगा, इसे क्या कहा जाएगा, इसे फेनिल एसीटेट कहा जाता है, तो इसे फेनिल बेंजोएट कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, इसे फेनिल बेंजोएट कहा जाएगा, फेनिल बेंजोएट कहा जाता है, इसको फेनिल बेंजोएट कहा जाता है। ये कौन सी रिएक्शन है, इस रिएक्शन का एक स्पेशल नाम है, इस रिएक्शन को कहा जाता है साटन-बोहमान रिएक्शन। ध्यान रखना, इस रिएक्शन को क्या कहा जाता है, साटन-बोहमान रिएक्शन कहा जाता है। ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, रायमर्टिमान और ये साटन-बोहमान इसी टॉपिक के रिएक्शन में साटन-बोहमान रिएक्शन कहा जाता है। इसे खास करके आपको ध्यान रखना है, किसके साथ, बेंजोइल क्लोराइड के साथ हो जाएगी। वहां पर फेनिल एसीटेट बना था, यहाँ क्या बनेगा, फेनिल बेंजोएट का निर्माण होता है। खास करके आपको ये ध्यान रखना है। इसी प्रकार से इसकी अमोनिया के साथ रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा, यहाँ पर ये रिएक्शन हो रही है, आगे से आगे ध्यान रखना है आपको। अगर यही रिएक्शन आगे लेकर के चलते हैं अपन, कैसे क्या होगा, फिनोल की रिएक्शन जिसके साथ करनी है आपको, फिनोल की रिएक्शन अमोनिया के साथ करनी है जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में। फिनोल की रिएक्शन किसके साथ करोगे आप लोग, जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में करोगे, अमोनिया के साथ जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में करोगे। 675 केल्विन ताप पर 567 केल्विन ताप 567 देख लीजिए कैसे लिखा है, 675 उसे घुमा फिरा करके लिखा है। इसके साथ करने पर डायरेक्ट एनिलीन प्राप्त होता है। ध्यान रखना, ये एनिलीन बनाने का तरीका है। ये एनिलीन चैप्टर नंबर 13 फिनोल से एनिलीन कैसे बनाओगे, इस प्रकार से डायरेक्ट बना सकते हो आप। ये फिनोल से एनिलीन बनाने का तरीका है, खास करके ध्यान रखना है। ये था अमोनिया के साथ रिएक्शन यानी कि NH3 से रिएक्शन। अब है आपके जिंक चूर्ण के साथ, सिर्फ जिंक चूर्ण लिया जाता है, जिंक पाउडर लिया जाएगा, सिर्फ जिंक पाउडर लिया जाएगा तो क्या होगा, देख लीजिए, सिर्फ जिंक पाउडर लिया जाएगा तो क्या होगा, आप लोग जानते हो ये सिंपल सी रिएक्शन है। फिनोल से बेंजीन कैसे बनाओगे, तो इस प्रकार से बनाते हैं, जिंक चूर्ण के साथ रिएक्शन करा देते हो, जिंक पाउडर लिख सकते हो इसके आगे, तो सिर्फ बेंजीन बनेगा। इस प्रकार से OH गायब हो जाएगा। OH किस रूप में गायब होता है, Zn के साथ O चला जाता है, H बेंजीन में छुपा हुआ रहता है। ये है बेंजीन, ये आपके पास आपको प्राप्त हुआ है बेंजीन बनाने का तरीका है। किससे तरीका है, जिंक चूर्ण के साथ रिएक्शन करने पर। ये एक प्रकार की आपकी
किस प्रकार की रिएक्शन है ऑक्सीजन का निकलना, किस प्रकार से होगा आप लोग जानते हैं। ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है, ऑक्सीजन का निकलना अपचयन कहलाता है। और किसी भी धातु के साथ अगर रिएक्शन होती है तो उसे अपचयन कहा जाता है। ये इस प्रकार से इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अब आपके एरोमेटिक जो इसमें एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो चलती है वो आप लोगों को पहले बता चुके हैं, हेलो एरिन के साथ बता चुके हैं। अब हेलो एरिन के साथ जो बताया हुआ है उसको छोड़ करके मैं फिनोल को और इसको ईथर को दोनों को साथ में लेकर के आपको बता देता हूं, ताकि आपको पता चल जाएगा किस प्रकार से इनकी रिएक्शन होती है। ये देख लीजिए यहाँ पर थोड़ा फुर्ती से किस प्रकार से रिएक्शन होती है। यहाँ पर ये फुर्ती से थोड़ा सा हो सकता है लंबा बन जाए थोड़ा ये वीडियो, तो देख लीजिए किस प्रकार से फिनोल की रिएक्शन होती है। मैं आपको यहाँ दोनों लिख करके बताऊंगा, एक साथ याद रखना। ये फिनोल लिखा है मैंने और यहाँ OCH3 लिखा है, ठीक है ना। यहाँ फिनोल लिखा है और यहाँ OCH3 लिखा है। ध्यान रखना इसका हेलोजनीकरण करने पर हेलोजनीकरण हेलोजिनेशन क्या कहा जाता है, हेलोजनीकरण करने पर हेलोजनीकरण करने पर क्या होता है, जैसे मान लीजिए Br2 के साथ हेलोजनीकरण किया है, इसका भी यहाँ पर हेलोजनीकरण कर दीजिए Br2 के साथ। ध्यान रखना दोनों में क्या होगा, ये ऑर्थो और पैरा निर्देशित समूह होते हैं। ध्यान रखना ये कौन से होते हैं, ऑर्थो और पैरा निर्देशित समूह होते हैं। कौन सा रेजोनेंस होता है इनके अंदर, +R रेजोनेंस होता है, खास करके ध्यान रखना। तो इस प्रकार से कौन सा बनेगा, इसमें ऑर्थो और पैरा बनेगा। ध्यान रखना OH, ये Br लगा यहाँ पर, ये Br लगा यहाँ पर, और इसी प्रकार से ऑर्थो और पैरा बनेगा। ध्यान रखना ये ऑर्थो और पैरा बना दिया है मैंने, ऑर्थो और पैरा, इस प्रकार से ऑर्थो और पैरा बनेगा। ठीक इसमें भी इसी प्रकार से बनेगा, क्या बनेगा आपके ऑर्थो और पैरा बनेगा। ध्यान रखना एक ही तीर से दो शिकार। देख लीजिए यहाँ पर OH है और यहाँ OCH3 है, बस ये फर्क है, इसे एमिसोल कहा जाता है। इसमें भी Br यहाँ लगा दीजिए और Br यहाँ लगा दीजिए। देखिए दोनों रिएक्शन सेम है, आप लोग जानते हो, ये पहले बता चुका हूँ मैं। OCH3 है यहाँ पर, थोड़ा सा ब्रेक कर देना आप लोग, ये Br। अब यहाँ पर देखिए Br2 के साथ यहाँ पर तो क्या लिया जा सकता है, यहाँ पर एसिटिक एसिड लिया जा सकता है, या कार्बन टेट्राक्लोराइड लिया जा सकता है, या कार्बन डाइसल्फाइड लिया जा सकता है यहाँ पर। लेकिन क्या होता है अगर ये रिएक्शन आपके ये फिनोल की रिएक्शन Br2 जलीय के साथ किया जाए है, यानी कि जलीय माध्यम में Br2 लेकर के किया जाता है, तो फिर इस प्रकार से रिएक्शन होती है। खास करके ध्यान रखना है आपको, Br क्या करोगे, 3 जगह लगा दोगे, 2, 4, 6 पर Br लगा दोगे। खास करके ध्यान रखना, ये रिएक्शन पहले बता चुका हूं मैं, लेकिन एक बार और पुनः आपके सामने रिपीट करके बता देता हूं किस प्रकार से ये होगी। ये था हेलोजनीकरण। अब नेक्स्ट इसी प्रकार से आगे चलता रहता हूँ। नाइट्रीकरण बता देता हूँ, कौन सी है रिएक्शन, नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण किस प्रकार से होगी तो देख लीजिए यहाँ पर, यह थोड़ा सा निकाल करके बता देता हूँ नाइट्रीकरण कैसे होगा। नाइट्रीकरण आप जानते हो HNO3 और H2SO4 की प्रेजेंस में होता है। ध्यान रखना HNO3 और H2SO4 की प्रेजेंस में होता है। HNO3 और H2SO4 यहाँ पर सेम है, तो क्या बनेगा, ऑर्थो पैरा बनेगा। आप लोगों को ध्यान दें, ये ऑर्थो पैरा का निर्माण होता है, यहाँ ऑर्थो और यहाँ पर क्या हो गया दूसरा पैरा। और मुख्य उत्पाद जो होता है कौन सा होता है, मुख्य उत्पाद पैरा होता है, जहाँ मेन प्रोडक्ट जो होता है वो पैरा होता है। ये वाला पैरा मेन प्रोडक्ट होगा, दोनों के बीच में प्लस लगाओगे। ध्यान रखना यहाँ OCH3 के साथ रिएक्शन होगी तो कैसे क्या होगी, यहाँ OCH3, ये ध्यान रखना इथर वाला चैप्टर चल रहा है, इथर वाला फिनोल के आगे वाला टॉपिक है, ये इथर वाला वो चल रहा है। यहाँ पर NO2 लोगे आप, और फिर ये इसी प्रकार से यहाँ पर भी क्या लोगे आप लोग, यहाँ पर भी NO2 लोगे। ध्यान रखना OCH3 लगाया, NO2 लोगे और मेन प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, ये बनेगा। लेकिन फिर वापस यहाँ आइए यहाँ पे ये डाइल्यूट के रूप में है, ध्यान रखना। और यहाँ कंसंट्रेट H2SO4 के रूप में लोगे, कंसंट्रेट H2SO4 के रूप में लोगे, कंसंट्रेट H2SO4 HNO3 के रूप में अगर ये रिएक्शन करवाते हो तो यहाँ पर वो Br बैठा था, जैसे यहाँ क्या बनेगा, NO2 बैठेगा। क्या बैठेगा यहाँ पर, NO2 बैठेगा। ध्यान रखना खास करके NO2 यहाँ बैठेगा, यानी कि 2,4,6 ट्राइनाइट्रो फिनोल बनेगा। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान रखना किस प्रकार से रिएक्शन होती है ये पूछा जा सकता है। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं बनेगा, यहाँ पर ऑर्थो और पैरा बनेगा, पैरा मुख्य उत्पाद होगा। खास करके ध्यान रखना, इसे पिक्रिक एसिड कहा जाता है, 2,4,6 ट्राइनाइट्रो फिनोल को पिक्रिक एसिड कहा जाता है। याद रखें ये नाइट्रीकरण था। नेक्स्ट सल्फोनीकरण देखें किस प्रकार से सल्फोनीकरण है। सल्फोनीकरण में आप लोगों को बता देता हूँ, SO3H ग्रुप बैठेगा, SO3H ग्रुप बैठेगा। और फिर फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन है, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन में कौन सी है, एक है एल्किलीकरण। एल्किलीकरण देख लीजिए CH3Cl के साथ करवा दीजिए, तो आपके साथ ये क्या बैठ जाएगा, यहाँ पर CH3 बैठ जाएगा और यहाँ पर
OCH3 हो जाएगा। और फिर इसी प्रकार से ये ऑर्थो और पैरा दो प्रकार के होंगे। यहाँ CH3 लग जाएगा और यहाँ पर OCH3 हो जाएगा। ध्यान रखना है, यहाँ पर ये रिंग पूरी कर देता हूँ मैं, इस प्रकार से ध्यान रखना है। खास करके इस प्रकार से रिएक्शन होती है। ये तो था एल्किलीकरण। इसी प्रकार से एसिटिलीकरण होगा। एसिटिलीकरण फ्रीडल-क्राफ्ट तो दो प्रकार की होती है, एल्किलीकरण और एसिटिलीकरण। ये एसिटिलीकरण है यानी एसिलेशन है। CH3COCl लोगे तो आपको यहाँ क्या है, COCH3 बैठ जाएगा। यहाँ पर क्या बैठ जाएगा, COCH3 बैठ जाएगा। इसको पूरा लिख देता हूँ, COCH3 यहाँ पर बैठ जाएगा। इस प्रकार से रिएक्शन होती है। ये कंप्लीट रिएक्शन मैंने आप लोगों को बता दी है। ये किसकी रिएक्शन है, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन रिएक्शन है। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन रिएक्शन होती है जो कि इसमें 4 स्टेपों में चलती है, 4 अलग अलग पॉइंटों में चलती है। एक है हेलोजनीकरण, दूसरा है नाइट्रीकरण, तीसरा है सल्फोनीकरण, चौथा है फ्रीडल-क्राफ्ट FCR रिएक्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, FCR रिएक्शन कहा जाता है। फ्रीडल-क्राफ्ट दो रूपों में मैंने बता दिए, एक ये रूप है, एक ये रूप है। इसे कहा जाता है एल्किलीकरण, एल्कलाइजेशन, और इसे कहता है एसिटिलाइजेशन और एसिटिलीकरण कहा जाता है। खास करके आपको ये ध्यान रखना है। इस प्रकार से ये दोनों तीनों रिएक्शन समाप्त कर दी है मैंने आपके सामने। अब मैं चलता हूँ आपको लेकर के रायमर-टीमान रिएक्शन। किस प्रकार से रायमर-टीमान की रिएक्शन होगी। रायमर-टीमान रिएक्शन इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है। नेम रिएक्शन को अलग से लिख देना। हर एक टॉपिक में से 3-4 ही नेम रिएक्शन है। नेम रिएक्शन बिल्कुल पूछी जाती है, 4 या 5 नेम रिएक्शन आती है। ध्यान रखना, 2 या 3 नेम रिएक्शन होती है, लेकिन 2 या 3 और उसी नेम रिएक्शन से संबंधित ही पूछे जाते हैं। ध्यान रखना है। आइए देखिए रायमर-टीमान रिएक्शन। यहाँ रायमर-टीमान टॉपिक है, ध्यान रखना। यहाँ लिख दिया है मैंने रायमर-टीमान। रायमर-टीमान इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आ सकती है ये रायमर-टीमान अभिक्रिया से आपको बना करके बताइए कैसे कैसे रिएक्शन करते हैं, देख लीजिए। रायमर-टीमान रिएक्शन जो होती है क्लोरोफॉर्म के साथ या कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ कर सकते हो आप, और NaOH की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। खास करके ध्यान रखना किसके प्रेजेंस में, क्षार की प्रेजेंस में अभिक्रिया होती है। और इस प्रकार से यहाँ लगा दोगे आप ONA, खास करके यहाँ ध्यान रखना ONA, और यहाँ लगाओगे आप CHCl2। ध्यान रखना क्या बनाओगे, यहाँ CHCl2 बनाओगे। ये कार्बिन मध्यवर्ती होता है, इसे कार्बिन मध्यवर्ती कहा जाता है। ये इंटरमीडिएट बनता है, खास करके ध्यान रखना कार्बिन मध्यवर्ती है ये। फिर क्या करोगे, इसकी पुनः एक बार और NaOH के साथ रिएक्शन होगी। NaOH के साथ रिएक्शन होने पर ये यहाँ से आउट हो जाएगा और आपके पास क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा और Na के साथ क्या मिल जाएगा, CHO ग्रुप मिल जाएगा। ध्यान रखना यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप होता है। अब इसकी अभिक्रिया पुनः HCl के साथ करने पर, यानी कि एसिड के साथ रिएक्शन कराओगे आप लोग, तो क्या बनेगा, यहाँ पर आके यहाँ आके बन जाएगा OH बन जाएगा, और फिर यहाँ क्या बन जाएगा, CHO बन जाएगा। खास करके आपको ये ध्यान रखना है। ये अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है, ये है रायमर-टीमान अभिक्रिया है। इसे सैलिसिलैल्डिहाइड कहा जाता है, सैलिसिलैल्डिहाइड। खास करके ध्यान रखना, सैलिसिलैल्डिहाइड, सैलिसिलैल्डिहाइड कहा जाता है। आईयूपीएसी नाम लिखे, ये नंबर 1 हो जाएगा। ध्यान रखना, CHO आता है तो CHO नंबर 1, कार्बोक्सिलिक आता है तो कार्बोक्सिलिक नंबर 1, फिर CHO दूसरे पे चला जाएगा। ध्यान रख लीजिए, CHO और OH दो है तो CHO नंबर 1 और 2 पे हाइड्रोक्सी, यानी कि लिखोगे आप 2 हाइड्रोक्सी बेंजील्डिहाइड। ध्यान रखना, इसका आईयूपीएसी नाम क्या होगा, 2 हाइड्रोक्सी बेंजील्डिहाइड होता है। ध्यान रखना, इसका ऑक्सीडेशन करने पर ये COOH हो जाता है, ये बन जाएगा आपके कार्बोक्सिलिक एसिड वाला बन जाएगा, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड बन जाएगा। इसी का आप अगर आगे ऑक्सीडेशन कर देते हो तो यहाँ तक ध्यान रखिए। ये रायमर-टीमान रिएक्शन है। फिनोल की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म के साथ NaOH की प्रेजेंस में इस प्रकार से की जाती है। नेक्स्ट है कोल्बे अभिक्रिया। कोल्बे अभिक्रिया इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, नेम रिएक्शन बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। ये फिनोल के साथ रिएक्शन होगी, वो क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन हो रही थी। यहाँ पर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन होगी। ध्यान रखना, कोल्बे रिएक्शन, ये लिखा मैंने कोल्बे रिएक्शन, ठीक है ना। तो इसके साथ रिएक्शन होने पर क्या बनेगा आपके, और इसके साथ रिएक्शन होने पर कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन होने पर क्या बनता है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, यानी कि यहाँ पर डायरेक्ट COOH बिठा दोगे। इस प्रकार से रिएक्शन होता है। ये कोल्बे रिएक्शन है, ध्यान रखना, इससे कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण होता है। खास करके आपको ध्यान रखना है ये। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन। इसका ऑक्सीडेशन होगा तो कैसे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होने पर क्या होता है, ये देख लीजिए, ऑक्सीडेशन करवा देते हैं। ऑक्सीडेशन किसकी प्रेजेंस में, Na2Cr2O7 की प्रेजेंस में।
सोडियम डाइक्रोमाइड की प्रेजेंस पे ऑक्सीडेशन अगर करवाते हैं तो क्या बनता है, बेंजोक्विनोन बनता है। खास करके आपको ध्यान रखना है क्या बनता है, बेंजोक्विनोन। ये बेंजोक्विनोन है, खास करके पूछा जाता है किस प्रकार से बेंजोक्विनोन बनता है। बेंजोक्विनोन इस प्रकार से बनेगा, ये खास इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अब हाइड्रोजनीकरण अगर किया जाता है, इसी का हाइड्रोजनीकरण किया जाएगा फिनॉल का, ध्यान रखना खास करके फिनॉल का अगर हाइड्रोजनीकरण किया जाएगा किसकी प्रेजेंस में, निकल की प्रेजेंस में हाइड्रोजनीकरण किया जाता है तो ध्यान रखना ये बीच में जो बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं ये गायब हो जाएंगे, क्या बन जाएगा, साइक्लोहेक्सेनॉल। क्या बन जाएगा आपके पास, साइक्लोहेक्सेनॉल। साइक्लोहेक्सेनॉल इसे कहा जाता है साइक्लोहेक्सेनॉल। ध्यान रखना है बॉन्ड जो तोड़ने का काम है वो निकल करता है, और बाकी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और ये जो होते हैं वो ऑक्सीजन को तोड़ करके यानी कि कीटोन ग्रुप या एल्डिहाइड ग्रुप जो होते हैं वहां पर OH से लेकर के आ जाते हैं। खास करके ये ध्यान रखना है, यहाँ पर ये आपकी रिएक्शन जो होती है वो समाप्त होती है। कौन सी रिएक्शन थी, ये फिनॉल की रिएक्शन थी। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये सभी, आपको खास करके इनको ध्यान रखना है। नेक्स्ट ईथर के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, और ईथर और एमीन चैप्टर जो होगा ईथर के बाद ईथर में ही थोड़ा सा एमीनॉल स्टार्ट करके मैं आपके ये समाप्त करूंगा, ध्यान रखना आपको। देखिए ईथर का कुछ नामकरण बता देता हूँ। ईथर का आईयूपीएसी नामकरण, आईयूपीएसी नामकरण देखिए ईथर का, ईथर किस प्रकार से आईयूपीएसी नामकरण होता है, सिंपल सा नामकरण है। देख लीजिए कुछ नामकरण लेकर के आया हूँ असममित ईथर के लिए, आपको पहले भी बता चुका हूँ। इसको कहेंगे मेथॉक्सी एथेन, छोटे कार्बन के साथ ऑक्सी लग जाएगा। देखिए और दूसरा एग्जाम्पल लेकर के बता देता हूँ, देख लीजिए आप इस प्रकार से, ये देख लीजिए छोटा कार्बन कौन है, ऑक्सी है, तो मेथिल है तो मेथॉक्सी बेंजीन, मेथॉक्सी बेंजीन कहा जाएगा, ध्यान रखना। और फिर यहाँ देख लीजिए एक और एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं आपके सामने, एक और एग्जाम्पल ले लेता हूँ C7H15 हो जाएगा, ये 7 14 और 15, तो ये हो जाएगा फिनॉक्सी हेप्टेन, ध्यान रखना फिनॉक्सी हेप्टेन, आप केमिक ग्रुप लगेगा ये फिनॉक्सी हेप्टेन लिखा जाएगा, खास करके आपको ऐसे ध्यान रखना। अब देखिए दूसरा एक और ले लेता हूँ आप लोगों के सामने, देख लीजिए यहाँ CH3 लगाया, यहाँ O लगाया, यहाँ CH2 लगाया, यहाँ CH2 लगाया और यहाँ और CH3 लिख दिया है मैंने, देख लीजिए यहाँ से आप ब्रेक कर लोगे इसे और फिर कार्बन जोड़ लोगे। कितने कार्बन है, जितने कार्बन होते हैं उनको काउंट कर लीजिए, कितने कार्बन है, 2 बार कार्बन है तो ये तो हो गया ऑर्थेन, और 1 और 2 पे 2 मेथॉक्सी है तो 1 2 डाइमेथॉक्सी, 1 2 डाइमेथॉक्सी। ध्यान रखना आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर इंपॉर्टेंट होता है, ईथर का इंपॉर्टेंट नोमेनक्लेचर होता है। 1 2 डाइमेथॉक्सी एथेन लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा इसको, 1 2 डाइमेथॉक्सी एथेन लिखा जाएगा, खास करके आपको इसको याद रखना है। एक और बना करके बता देता हूँ, देख लीजिए यहाँ पर ये आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर चल रहे हैं, खास करके आपको ध्यान रखना है। एक और साइक्लोप्रोपिल वाला लेकर के बना दे करके बता देता हूँ, इस प्रकार से साइक्लोप्रोपिल वाला एग्जाम्पल देखिए आप, यहाँ O लगाया है, यहाँ CH2 लगाया है, CH2 छोड़ दीजिए, यहाँ ऊपर एक और CH3 लगा रहा हूँ मैं, इसलिए इसको इस तरीके से काउंट कर लेते हैं। याद देख लीजिए यहाँ इस प्रकार से मैंने बना दिया था। तो आपको क्या देखना है, इसमें सबसे लंबी श्रृंखला देखनी है, ये देख लीजिए लंबी श्रृंखला 1 2 और 3 और 2 पे देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, 2 पे ये साइक्लोप्रोपॉक्सी लिखा हुआ है, तो इसको आप लिखोगे 2 साइक्लोप्रोपॉक्सी। 2 पे क्या है, 2 पे साइक्लोप्रोपॉक्सी है, यानी कि 2 साइक्लोप्रोपॉक्सी। ध्यान रखना नामकरण स्पेशल है इनका, आप लोगों ने नहीं स्टडी की हो तो थोड़ा सा इसको जरूर देख करके चले जाएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है। 2 साइक्लोप्रोपॉक्सी और फिर कितने बार है उसे काउंट कर लीजिए, ब्यूटेन 4 बार है तो ब्यूटेन लिख दीजिए, पेंटेन में तो पेंटेन लिख दीजिए, एथेन में तो एथेन लिख दीजिए, जितने कार्बन हो उसे उसके एल्केन के रूप में लिख दीजिए। इस प्रकार से इनका नामकरण है, देख ले 2 पे साइक्लोप्रोपॉक्सी बोला जाएगा इसे, और इसे ब्यूटेन कहा जाएगा, खास करके ये इंपॉर्टेंट है, इसी चीजों को आप ध्यान में रखिए। और ईथर में जो समावयता होती है वो किस प्रकार की होती है, ईथर में समावयता स्थिति वाली होती है, ध्यान रखना श्रृंखला वाली, और फिर मध्यावता होती है, क्रियात्मक समूह समावयता होती है, मध्यावता होती है, खास करके ध्यान रखना मध्यावता किस प्रकार से होगी, इनको बांट लेंगे अपन बराबर, सम्मित और असम्मित के आधार पर ये मध्यावता वाला होता है, खास करके ध्यान रखना है। ईथर की संरचना देख लीजिए, यहाँ पर ईथर की संरचना बना करके बता देता हूँ, ये ईथर होता है, ये ईथर होता है इस प्रकार से, इस पर हाइड्रोजन बॉन्ड जुड़े हुए होते हैं, तीनों तरफ हाइड्रोजन लगा दिए हैं मैंने इस प्रकार से, CH3 CH3 CH3, और यहाँ पर इस पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ध्यान रखना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इनका बॉन्ड एंगल जो होगा कितना होगा, देख लीजिए यह होता है 117 डिग्री, खास करके ध्यान रखना ये कितना होता है 117 डिग्री होता है। इसका संकरण जो होता है वो कितना होता है
वो संकरण कौन सा होता है, sp3 प्रकार का संकरण होता है और इसके बीच में बॉन्ड लेंथ जो होती है 141 पिकोमीटर होती है। खास करके ध्यान रखना है 141 पिकोमीटर की बॉन्ड लेंथ होती है और ये बॉन्ड होता है वो 117 डिग्री का होता है। ये आपके सामने जो बनाई है वो ईथर की संरचना है, ये है डाइमेथिल ईथर, मेथॉक्सी मेथेन कहा जाता है। इस प्रकार से इसकी संरचना है, खास करके ध्यान रखना है आपको। अब ईथर का जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो अपन नेक्स्ट वीडियो में जरूर पढ़ेंगे। अब लास्ट ईथर की केमिकल प्रॉपर्टीज है, उसी के साथ में एमीन चैप्टर शुरू कर दूंगा। एमीन चैप्टर ईथर और एमीन दोनों आधा आधा करके फिर एक वीडियो और बनेगा एमीन का। इस प्रकार से 1.5-2 वीडियो में एमीन चैप्टर फिनिश कर देंगे। एमीन भी सरल चैप्टर है, 3 नंबर का क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा एमीन में से ही। एक नंबर के 3 पॉइंट दे रखे होंगे, उनको बताना है एमीन में क्या है, क्षारीयता का क्रम कैसे घटेगा बढ़ेगा उनके बारे में बताना है, कौन अधिक क्षारीय होगा किस प्रकार से। उसमें भी कुछ एक नेम रिएक्शन है, उसमें खास एक पॉइंट चलता है अपचयन वाला। अगर आपको ज्ञान है तो आप आसानी से रिएक्शन कर सकते हो और उसमें भी नेम रिएक्शन है। ईथर वाला आगे वाला इतना इंपॉर्टेंट है नहीं है, 2-3 और रिएक्शनें हैं उसकी नेक्स्ट वीडियो में उसके साथ खत्म कर देंगे। 15-20 मिनट का और काम है लेकिन वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने आपको यहाँ तक ही रोक दिया है। यहाँ पर ये अल्कोहल फिनोल ईथर समाप्त होता है। ईथर का थोड़ा सा और है, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज है और इसका कैसे फॉर्मेशन होता है, कैसे बनता है, ये दोनों और पढ़ने हैं। धन्यवाद बच्चों।